स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, अभी हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का ये 6th चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अगर इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, आप ये समझ लो इससे इजी चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। चैप्टर बहुत बड़ा है ये, लेकिन उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो मैं तो उसके लिए बैठा ही हूं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो भी सुनो, हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम एक प्राणी हैं। ठीक है, हमें अपना जीवन जीने के लिए कुछ प्रोसेस करने होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस ऐसे होते हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, हम हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कुछ लाइफ प्रोसेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, पहला लाइफ प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना लेने का तरीका, खाना खाने का तरीका, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब सोच के देखो, अगर हम न्यूट्रिशन ना करें, मतलब खाना अगर हम ना खाएं, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो न्यूट्रिशन एक क्या हो गया, बिल्कुल एक इसेंशियल प्रोसेस हो गया। न्यूट्रिशन के बाद हमारा एक आता है कौन सा, रेस्पिरेशन। ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन के बारे में अभी आप इतना जानते हैं कि भाई हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, CO2 हम रिलीज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब तक आपने इतना पढ़ा हुआ है, आगे हम इसी चैप्टर में पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत जरूरी है, बिना सांस लिए हम नहीं रह सकते। ट्रांसपोर्टेशन भी एक एसेंशियल प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में पूरी ब्लड का जो सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है ना, ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए हमारे पास हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो अगर ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा हमारी बॉडी में तो सारे प्रोसेस हमारे रुक जाएंगे। इस तरह से एक होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां पर ब्रेन का यूज होगा। हॉर्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी एक एसेंशियल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, ये भी एक एसेंशियल प्रोसेस है जो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल प्रोसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं या कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, उन सबके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है हमको, एनर्जी। और बिना एनर्जी के हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब एनर्जी हमें कहां से मिलती है? एक आप एग्जांपल देखो, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब चलती चलती बाइक में एकदम से क्या हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर पेट्रोल पूरा खत्म हो गया, टंकी बिल्कुल सूख चुकी है, क्या आप उस बाइक को स्टार्ट करके आगे तक ले जा सकते हैं? नहीं, आप एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, तो उस फ्यूल से क्या है, उस बाइक को एनर्जी मिल रही थी। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो फ्यूल होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हमारी बॉडी का फ्यूल क्या होता है, फूड, खाना। हमें खाने से एनर्जी मिलती है। आप 2 दिन खाना ना खाओ, आप देखो आपकी हालत क्या हो जाएगी, आप इधर उधर गिरे पड़े रहोगे, है ना, आपका कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, आप काम कर ही नहीं पाओगे। आप 2 दिन छोड़ो, आप एक टाइम का खाना भी अगर नहीं खा पाते हो तो आपको बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, देखो हम चाहे खाना खाएं या ना खाएं, ये बॉडी में हमारे प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं। हम चाहे सोते भी रहें तब भी सारे काम हमारी बॉडी में चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो इनके लिए फ्यूल मिलना जरूरी है, जो हमारा क्या होता है, फूड। तो चलिए पहला हम प्रोसेस यहाँ पर शुरू करते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। खाना लेने का जो तरीका होता है, खाना खाने का जो तरीका होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस धरती पर, इस अर्थ में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ठीक है। क्या हर एक का जो खाना खाने का तरीका, खाना लेने का तरीका है, क्या वो सेम है? नहीं। हर एक का खाना खाने का जो तरीका है, खाने को इनटेक करने का जो तरीका है, क्या है, अलग अलग होता है। इसी वजह से हमने इसको दो मेन पार्ट्स में हमने इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रिशन जिसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मोटा मोटा अभी इसको हम समझते हैं। तो देखो सुनो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। मींस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मेथड है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, मैं भी ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मेथड होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, अपना खाना खुद सिंथेसिस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कह देंगे, ठीक है। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे, एक तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सारे ग्रीन प्लांट्स ये करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना बना सकते हैं, और एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह का वैसे बैक्टीरिया ही होता है, अलग से इसको लेकिन हम मेंशन करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक दूसरा नाम भी होता है क्या, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको। तो ये सारे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये अपना खाना क्यों बना सकते हैं, क्या होता है ऐसा इनके पास? इनके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पिगमेंट होता है या पार्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे उसको हम? क्लोरोफिल, ठीक है। तो इन सबके पास क्लोरोफिल होता है, इस वजह से अपना खाना बना सकते हैं। फूड अपना सिंथेसिस कैसे करते हैं? फूड जो होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना सिंथेसिस करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, ये CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। एटमॉस्फेयर से CO2 गैस लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। वाटर तो वही है जो पानी हमने दिया था पौधों को। सनलाइट मिल जाती है सन से, और क्लोरोफिल पहले से ग्रीन प्लांट्स में लीव्स के अंदर होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो इन सब से मिलकर, यानी चार चीजें एसेंशियल होती हैं, इन चारों से मिलकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज हो जाती है, ठीक है। देखो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 6, और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, 6, ठीक है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये जो CO2 और वाटर जो है ना, ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। तो एक यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो क्या है हमारा, ये ग्लूकोज बन रहा है, जो प्लांट का क्या होता है, फूड होता है, ठीक है भाई। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी यही हो जाएगी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच plant converts inorganic materials like CO2 and water into inorganic materials like glucose in presence of sunlight and chlorophyll। याद रखेंगे, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं मिलेगी तो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी वो भी क्या है, बिल्कुल इसेंशियल है। सनलाइट और क्लोरोफिल भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस है। अब इसके बाद हमारा आता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो देखो स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो अगर हम वन लाइन में अगर देखें तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है हमारा, न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। यानी कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मेथड है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, अपने खाने के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सॉरी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कह देंगे। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने भी आपको बताया था ना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा मुझे उसका जवाब देगा, ठीक है। तो जवाब आपने मुझे ये देना है कि देखो भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आता है, और CBSE बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि ये जो ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रही है O2, ये वाली ऑक्सीजन है CO2 वाली या वाटर वाली है? दोबारा सुनेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है,
तो ये जो ऑक्सीजन, देखो वाटर में भी ऑक्सीजन है और इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आती है, CO2 से आती है या वाटर से आती है। ठीक है, सीधा सा सवाल है। अभी के अभी वीडियो को पॉज करके अभी के अभी आप इसको कमेंट में जवाब देंगे, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसे न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, अपने खाने के लिए ये क्या करेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफिटिक। होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। ठीक है, तो देखो होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो मेथड होता है या वो पार्ट होता है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरों से खाना लेता है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो लेगा ही, खाना खुद तो बनाएगा नहीं, है ना। अब खाना जब ले रहा है ना, जनरली वो 5 स्टेप्स में उस खाने को यूज करता है। जैसे पहला होता है इंजेशन, खाना रोटी का बात कर रहे हैं हम, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी जो फूड है मुंह में डालना। फिर होता है उसका डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसका एब्जॉर्प्शन करना फूड का, फिर उसका एसिमिलेशन कर देना, फिर उसको एक्सक्रीशन या इजेशन कर देना। डाइजेशन मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। चलो भाई, जो भी हम देखो फूड खाते हैं ना, वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइजेशन। जब तक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, उस फूड से एनर्जी प्राप्त करना। और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इजेशन यानी कि बाहर निकाल देना। वैसे इसके लिए सही टर्म इजेशन टर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, अमीबा शो करेगा, ह्यूमन शो करेंगे, और सभी के सभी जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आएगा हमारा पैरासिटिक। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन का वो मेथड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है या तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहता है या उसकी बॉडी के अंदर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोल देंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी वजह से ये 2 तरह का होता है, एक तो होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट। तो देखो एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, लिव inside the body of host। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, एंडोपैरासाइट का जो एग्जाम्पल है मैं यहां लिख देता हूं। एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये टेपवॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गए, है ना। ये हमारे पेट के कीड़े जो होते हैं वो एक तरह का क्या होते हैं हमारा, क्या शो करेंगे, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब आउटर बॉडी, बाहर, है ना। तो बॉडी के बाहर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो लिव आउटसाइड द बॉडी या ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर का मतलब बॉडी के ऊपर, लिव ऑन द बॉडी, लिव अपॉन द बॉडी। ठीक है, इसका एक सबसे जो बड़ा जो एग्जांपल है वो होता है हमारा लाइस। क्या होता है एग्जांपल इसका हमारा, लाइस, यानी कि जूं जो होती है। ठीक है, अब वो हमारे सर पे रहती है और हमसे न्यूट्रिशन लेती रहती है। ठीक, क्या हमें उससे कोई फायदा होता है, नहीं, हमें उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो जूं क्या है, एक पैरासाइट है और हम उसके लिए क्या कहलाएंगे, होस्ट। मतलब जिसकी बॉडी के अंदर या ऊपर रहता है उसको हम होस्ट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, पैरासाइट कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक आएगा हमारा न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का वो मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़ी गली या मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि द ऑर्गेनिज्म यूज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल एज फूड। डेड और डिकेइंग मटेरियल को क्या करता है, वो फूड की तरह लेता है और उसको हम क्या बोल देंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप अगर देखेंगे कोई भी एनिमल है, सपोज करो, मान लो कोई कबूतर है या कोई भी एक जानवर कहीं मरा पड़ा है। ठीक है, आपने उसको अभी देखा, ठीक है, अभी अभी मरा था वो। आप 2 या 3 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे उसका साइज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। साइज क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका कम होता जा रहा है। तो क्यों होता जा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं,
एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया, कई सारे क्या होते हैं, फंगस होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, उसको खाते रहते हैं। तो ये सड़ी गली और मरी हुई चीजों को खाते हैं। या आप देखोगे कई बार जो हमारा क्या होता है, रोटन ब्रेड या आटा होता है खराब हो जाता है, या पुरानी सब्जी होती है या रोटी होती है, उसके ऊपर आप देखते हो ना फंगस लग जाते हैं, फफूंदी लग जाते हैं, तो वो भी किसमें आता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, यानी वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्या बोलेंगे उनको हम, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूट्रिशन का मोटा मोटा जो एक क्लासिफिकेशन है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो पढ़ा था, या जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारा टॉपिक है यहाँ पर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें वो कौन से प्रोसेस से अपना खाना बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस भी हमको समझ में आ गया था, ठीक है ना, कि सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। पता है ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये कुछ स्टेप्स में होता है। मेनली इनके 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होंगे, 3। पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है, हमें पता है प्लांट में होता है, प्लांट की लीव्स में होता है। लीव्स में कहां पर होता है, स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा में कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है, बताओ, क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, थाइलाकॉइड में होता है। किसमें होता है, थाइलाकॉइड में। अभी वो डायग्राम बनाया है वो, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो बहुत ध्यान से समझो, जैसे ये सनलाइट आ रही है, जैसे ये सनलाइट किसी भी लीफ पर अगर पड़ेगी, अब लीफ के अंदर जो क्या है, क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा, उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये जो लाइट एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, केमिकल बना देना। और केमिकल यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। ये यहाँ पर क्या करेगा, H2O को भी तोड़ देता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2+O2 में। और तीसरा स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय H2 टू फॉर्म ग्लूकोज। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो मेन 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों जो स्टेप हैं जैसे लिखे हुए हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसे ही ऑर्डर में हो। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि कोई स्टेप पहले हो जाता है और कोई स्टेप बाद में होता है। जैसे हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। क्या बोलेंगे उनको हम, ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। अब ये जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, ये रात के समय CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट से, क्लोरोफिल इनके पास होता ही है, वाटर ले लेते हैं ये। इन तीनों को लेकर ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। कमी किस चीज की है, सनलाइट की। सनलाइट नहीं है ना इनके पास, तो बस 3 चीजों से एक इंटरमीडिएट, मतलब एक बीच का कंपाउंड बना देते हैं, ठीक। फिर जैसी सुबह होती है, सनलाइट इनको मिलती है, तो सनलाइट मिलता ही फाइनल अपना प्रोडक्ट जो फूड होता है वो बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। देखो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, आपने भी यहाँ पर ये लिखी हुई है, 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2। कुछ बुक्स में, या ये समझ लो जो नई वाली जो NCERT है ना, उसमें रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है। तो क्या पहले गलत लिखी हुई थी या अब गलत लिख दी गई है? और ऐसे इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। 6CO2 + 12H2O, और यहाँ पर क्या बन रहा है, C6H12O6, यहाँ पर बन रहा है 6H2O और 6O2। एक्चुअली में ना गलत ये है ना गलत ये है, दोनों ही सही है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है समझ लो ध्यान से। एक्चुअली में होता यही है, 6CO2 12H2O से रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और CO2 ऑक्सीजन गैस बनाएंगे।
यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है, जो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाता है उसका। अब फाइनल रिएक्शन इसकी लिखेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6H2O आएगा, इसलिए हम ये लिख देते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये भी आए तो भी ठीक है, ये भी लिखी जाए तो भी ठीक है, पेपर में आप कोई सी भी लिख सकते हो, ठीक। चलो अब आपको मैंने बात बताई थी कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है स्टूडेंट्स, 4 चीजें जरूरी होती हैं। क्या क्या? एक तो होता है भाई CO2, एक होता है वाटर, एक होता है सनलाइट और एक होता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। हमें ये चारों चीजें बताई हैं। अब ये कैसे कैसे जरूरी है इसको पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्टिविटी हमें करते हैं, ठीक है। एक नहीं 4 एक्टिविटी हमें करनी है, जल्दी से जल्दी आप इसे सुनेंगे और समझेंगे। बुक में भी आपको एक्टिविटी दी हुई है, ये थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरोफिल के लिए कि क्लोरोफिल एसेंशियल है या नहीं है। तो देखो सुनो, क्या होता है कि आपने क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट का मतलब क्या होता है, गमले में लगा हुआ पौधा आपने लेना है, और वो ऐसा लेना है कि जिसकी वेरिजिएटेड लीव्स हो। कैसी लीव्स हो, जिसकी वेरिजिएटेड लीव्स। वेरिजिएटेड लीव्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो पूरी तरह से ग्रीन कलर की नहीं होती, बीच में उसमें क्या होते हैं, येलो पैचेस होते हैं, येलो कलर के, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे, वेरिजिएटेड लीव्स कह देंगे। तो आपने एक वो ले ली, ठीक। अब जैसे मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस गमले को उठाकर 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। गमले को क्या करना है आपने, 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखना है। क्यों? ताकि जो भी उसने कोई फूड बनाया हो पहले से, वो सारा क्या हो जाए, यूटिलाइज हो सके, और हम अपना एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 दिन तक बेचारे को अंधेरे कमरे में हमने रख दिया। अंधेरे कमरे में रखने के बाद आपने उसको वापस बाहर निकाला, बाहर निकालकर आपने उसको धूप में रख दिया। कितने टाइम तक, लगभग 5 से 6 घंटे तक। अब 5 से 6 घंटे तक आपने क्या रखा, उसको धूप में रखा। धूप में रखने के बाद उसने फोटोसिंथेसिस वहां हुआ होगा, खाना उसने अपना बनाया होगा, फूड सिंथेसिस किया होगा। आपने उसके एक लीफ को तोड़ना है। क्या करना है, आपने उसकी एक लीफ को तोड़ देना है। जब एक उसकी लीफ को तोड़ेंगे, फिर उस लीफ को आपने क्या करना है, एक बीकर में अल्कोहल लेना है, ये लिया हुआ है हमने, और उस लीफ को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अब एक और बड़ा बीकर आपने लेना है, उसमें आपने डाल देना है पानी, और नीचे से इसको हीट करना शुरू कर देना है। जब इसको हीट करेंगे तो पानी गर्म होगा, पानी के गर्म होने से अल्कोहल गर्म होगा, और अल्कोहल उबलना शुरू हो जाएगा, और अल्कोहल जब उबलना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो लीफ का जो सारा ग्रीन कलर है वो सारा अल्कोहल में मिल जाएगा। मींस लीफ क्या हो जाएगी, डीकलराइज हो जाएगी, सारी सेम कलर की हो जाएगी। अब एक सवाल आपके लिए, सवाल क्या कि हमने भाई पहले इसको अल्कोहल में डाला, फिर वाटर वाले बीकर में डाल रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अल्कोहल वाले बीकर को ही हीट क्यों नहीं कर सकते थे? हमने डायरेक्ट अल्कोहल वाले बीकर को ही हीट क्यों नहीं करा? जल्दी से अभी के अभी वीडियो को पॉज करके जवाब दें इसका कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलो, अब हमने इसको हीट करा, जब हीट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा लीफ ये। अब इस लीफ को आपने बाहर, इसको जो प्रोसेस हमने पढ़ा है इसको हम बोल देते हैं वाटर बाथ। क्या बोल देंगे इसको हम, वाटर बाथ कह देंगे, ठीक है भाई। अब आपने लीफ ले ली, इसको पानी से आपने धो देना है ताकि जरा सा अल्कोहल अगर इसके ऊपर हो तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। अब इस लीफ का आपने क्या करना है, स्टार्च का टेस्ट करना है। अच्छा, स्टार्च क्या होता है मैं बता दूं आपको। प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया है, जो अपना फूड बनाया है, वो फूड क्या होता है, स्टोर कर लेता है। जो यूज करना हो कर लेगा उसका यूज, बाकी को क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा। स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में करता है। किसकी फॉर्म में करेगा प्लांट फूड को स्टोर, स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट में यानी कि ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया। एनिमल्स में, ह्यूमंस में जो फूड है किस फॉर्म में स्टोर होता है? क्या हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में ही रहता है? नहीं, हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपने बताना, ठीक है। ये भी आप मुझे बताएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज की क्लास में, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और
क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग इसका जवाब दोगे कि जैसे फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है या थर्ड का ये है, ठीक है। चलो अब हमने क्या करा भाई, लीफ को लिया और उसमें 2-3 ड्रॉप हमने किसकी डाल दी, आयोडीन की डाल दी। किसकी डाली हमने, 2-3 ड्रॉप आयोडीन की। अब आयोडीन की बूंदे जब उसके ऊपर हम डालेंगे ना, ये स्टार्च का टेस्ट होता है। क्या, जहां आपने आयोडीन की ड्रॉप डाली, अगर वहां ब्लू ब्लैक कलर हो जाए, कैसा कलर हो जाए, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर अगर हो जाए, दैट मीन्स कि वहां पर क्या है, स्टार्च है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट है, फूड बना है। अब आप जब लीफ के ऊपर डालेंगे तो आप पता है क्या देखेंगे, एक बड़ी अजीब सी बात आप देखेंगे कि जब आपने आयोडीन की बूंदे उसकी पूरी लीफ के ऊपर डाली, तो जहां जहां पहले लीफ ग्रीन कलर की थी वहां वहां तो ब्लू ब्लैक कलर आ गया, मतलब वहां पर फूड बना। और जहां पहले से क्या था, येलो कलर की लीफ थी, वहां पर क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब फूड वहां पर नहीं बना। तो सीधी सीधी बात हमें समझ में आई कि जहां जहां पहले ग्रीन कलर था वहां वहां क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल होने की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी कि फूड बन गया। और फूड जब बन गया, इसलिए स्टार्च का जो टेस्ट है वो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो हमें समझ में आया कि भाई क्लोरोफिल जरूरी है। दूसरा हम चेक करेंगे किसके लिए, सनलाइट के लिए, कि सनलाइट जरूरी है या नहीं। अब सनलाइट का टेस्ट हम कैसे करेंगे, सनलाइट के टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, एक नॉर्मल एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट। उसको भी 3 दिन तक पहले अंधेरे कमरे में रख देना, ताकि सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाए, उसका यूज हो जाए। अब आपने गमले को वापस लेकर आना है, उसकी एक जो लीफ है ना, तोड़ना नहीं है उसको भी। ये जैसे सपोज करो एक लीफ है, तो इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, एक कोई मेटल की फॉइल आपने लगा देनी है, इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल सपोज करो आपने लगा दी है, ठीक है। बस इतना काम करना है। अब इस गमले को उठाकर आपने क्या कर देना है, 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रख देना है। 5 से 6 घंटे जब धूप में रखेंगे, फिर इसको वापस ले आए, वापस लाकर ये जो हमने इसके ऊपर जो फॉइल जो लगाई है उसे उतार दें। सेम ऐसा ही करना है, वाटर बाथ इसको करवाएंगे, ठीक है। अल्कोहल में और वाटर में इसको हीट करेंगे, पानी से धो देंगे, फिर इसका स्टार्च का आप टेस्ट करेंगे। जब आप स्टार्च का टेस्ट करेंगे और बूंदे जब आप डालेंगे, किसकी, आयोडीन की ड्रॉप्स आप डालेंगे 2-3, तो आप क्या देखेंगे कि इस पार्ट में तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, यहाँ पर भी ब्लू ब्लैक कलर हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ही नहीं पड़ी थी। सनलाइट नहीं पड़ी तो यहाँ पर फूड भी नहीं बना, स्टार्च यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ। तो हमें क्लियर हो गया कि भाई सनलाइट भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सनलाइट के बिना खाना बन ही नहीं सकता प्लांट्स का, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर क्या, CO2। CO2 को समझने के लिए आपके एक देखो छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें क्या करना है, आपने 2 प्लांट लेने हैं, नॉर्मल प्लांट, ठीक है। उनको भाई 5-6 मतलब 2-3 दिन तक आपने अंधेरे कमरे में रखना है, फिर उनको आपने बाहर ले आना है धूप में। और जब धूप में रखोगे तो दोनों के ऊपर एक बेल जार आपने ढक देना है, जैसा इसमें दिखा रखा है आपको, ठीक है ना। 2 कांच के जार होते हैं बेल की शेप में, आपने यहाँ पर लगा देने हैं। और एक के अंदर चाइना डिश में आपने क्या डाल देना है, KOH। क्या डाल देना है आपने उसके अंदर, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 5-6 घंटे तक दोनों को आपने धूप में रख दिया। अब 5-6 घंटे बाद आप क्या करेंगे, बेल जार हटाएंगे, दोनों गमलों को वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद दोनों लीव्स का अलग अलग आपने यही टेस्ट करना है, वाटर बाथ इसमें कराना है। फिर दोनों लीव्स के ऊपर आपने क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। तो आप क्या देखेंगे, एक लीफ में तो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, मींस एक में फूड बन गया और दूसरी में क्या हुआ, फूड नहीं बना। तो कौन सी में फूड बनेगा और कौन सी में फूड नहीं बनेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप बता नहीं पाओगे शायद, ठीक है, या बता दोगे, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जिसमें हमने KOH डाला था, चाइना डिश में रखा हुआ था हमने, उसमें हम देखेंगे फूड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि जो KOH है ना, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट इज द एब्जॉर्बर ऑफ CO2। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 नहीं मिली, तो वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा, टेस्ट नेगेटिव आएगा। और दूसरी वाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उसमें स्टार्च फॉर्म हो जाएगा, टेस्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चौथा है वाटर। वाटर के लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं है, आप पौधों को पानी मत दो, 4 दिन बाद खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चारों चीजें हमारी इसेंशियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छे से आपको बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। क्या हमने देखना है, स्टोमेटा। तो देखो भाई स्टोमेटा क्या होता है, कोई भी जो लीफ होती है ना, जैसे देखो ये मैंने एक लीफ बनाई है, ये लीफ,
यहाँ पर एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे लाखों जो डॉट हैं एक लीफ के सरफेस पर होते हैं और ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं बहुत छोटे छोटे, इन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, कुछ लीव्स में तो क्या होता है अपर सरफेस पर होते हैं स्टोमेटा, कुछ में लोअर सरफेस पर होते हैं, कुछ में क्या होते हैं दोनों सरफेस पर होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, दोनों तरफ। यानी कि स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ठीक है, विच आर वेरी लार्ज इन नंबर। स्टोमेटा क्या होता है बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीफ सरफेस पर होते हैं। अब इस स्टोमेटा को जब हमने जूम करके देखा तो हमें कुछ ऐसा सा दिखाई दिया। ये स्टोमेटा, ये वाला पार्ट हमारा स्टोमेटा है। ठीक है, अब इसके हम ये देखो, ये तो सारा लीफ वाला पार्ट है हमारा। अब इसको हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं इसमें स्टोमेटा में हमें दो ये ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जिनको हम बीन शेप्ड या राजमा के आकार की या किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं, जिनको हम बोल देंगे स्टूडेंट्स क्या, गार्ड सेल्स। क्या बोल देंगे इनको हम, गार्ड सेल्स। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रक्चर ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोल देंगे इनको, क्लोरोप्लास्ट। बीच में जो ये पार्ट है इसको हम बोल देते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोल देंगे इसको, स्टोमेटल पोर कह देंगे। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स हैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती हैं और ये स्टोमेटल पोर होता है। जब स्टोमेटा CO2 लेता है तो ये खुल जाता है, नहीं लेनी होती तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के रिलीज करने का समय होता है ये। ठीक है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है स्टोमेटा की होती रहती है। ठीक, अच्छा मैंने अभी आपको बात बताई कि ये हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और आपको बात पता होगी है कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब सोच के देख लो, गार्ड सेल्स इतने एरिया में है और हमें लीफ तो पूरी ग्रीन दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर थोड़ी देर बाद स्टोमेटा होगा और वहां पर क्या होंगे, उसकी गार्ड सेल्स भी होंगे। तो इनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो पूरी लीफ कॉन्टिन्यूस कैसे दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट है जी। क्लोरोप्लास्ट को भी अगर हम क्या करें, बड़ा करके देखें तो देखो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है, वो मैंने बनाई नहीं है, डायग्राम इजी शो करने के। ठीक है, यहां पर ये जो एक ग्रुप बना हुआ है ये, इसको हम बोल देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ग्रेनम। क्या बोल देंगे इसको, ग्रेनम। पूरा कई सारे ग्रेनम जब मिल जाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं ग्रेना। यहां पर एक ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोल देंगे इसको, थाइलाकॉइड। और स्टूडेंट्स, थाइलाकॉइड में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। हम अब तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लोरोफिल कहाँ होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है हमारा, थाइलाकॉइड में होता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर एक लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोल देंगे, स्ट्रोमा कह देंगे इसको, या मैट्रिक्स कह देंगे, लिक्विड पार्ट जो प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, अच्छा। और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम बोल देंगे स्टोमा लेमेले। क्या बोल देंगे इसको हम, स्टोमा लेमेले कह देंगे। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, जो लाइट वगैरह जो होती है, वो सारा जो रिएक्शन है इसी में होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखो स्टूडेंट, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। एक्चुअली में अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, which lives in pond water। ठीक है, जनरली पानी में रहता है ये, वैसे हर जगह मिल जाता है। यूनिसेलुलर का मतलब हम जानते हैं कि एक ही सेल होती है, सिंगल सेल का होता है। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सेल का साइज इसका बड़ा होता है। यही बात हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, अब पता है क्या होता है, ये अमीबा जो होता है होलोसाइट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा।
इट शोज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या करता है इसमें, ये ध्यान से समझेंगे। अब सपोज जैसे अमीबा ये घूम रहा है इधर उधर, ठीक, अब घूमते घूमते क्या हुआ, इसके सामने कोई एक फूड पार्टिकल आ गया। अमीबा का जो फूड होता है वो है, सपोज करो कौन, बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो है अमीबा से छोटा होता है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तो, है ना। ये रहा, पर जैसे ही अमीबा के सामने बैक्टीरिया आ जाएगा ना, अमीबा की जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि एक सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, अपनी सेल के साइज को चेंज कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी में से दो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल देता है, जिनको हम बोल देते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये होते हैं इसके फॉल्स फीट, मतलब असली हाथ या पैर इसके नहीं होते, नकली होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, इससे क्या करता है, बैक्टीरिया को अंदर ले लेता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो, पहला स्टेप हो गया जो आपको बताया था मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ये रहा पहला स्टेप यहाँ पर हो गया, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इंजेक्शन हो गया ये। अब जैसे ही अमीबा ये कर लेता है, उसके बाद ये तो न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, देखो ये रहा बैक्टीरिया। अमीबा क्या करता है, इसके चारों ओर एक वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, और इसको हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, इस फूड वैक्यूल में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड वैक्यूल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अमीबा को अच्छे से तोड़ देते हैं, डाइजेशन इसका कर देते हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा डाइजेशन ही था। फिर जो भी इसको डाइजेस्ट कर दिया, डाइजेशन के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अमीबा की बॉडी में मिल जाएंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन वो यहीं पर ही हो जाता है, एक ही स्टेप में आप शो कर देंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना, और एसिमिलेशन का मतलब क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं उनसे एनर्जी प्राप्त करना, उनको यूज करना, उनको यूटिलाइज करना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप आता है जिसको हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन या इजेशन। इसमें क्या करेंगे, अमीबा के अंदर पता है एक और वैक्यूल होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। खाना देखो जो डाइजेस्ट करना था इसने कर लिया, उसके बाद कुछ अनपचा भोजन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसके अंदर एक और वैक्यूल होती है जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसमें इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, कलेक्ट होता रहता है। जब ये पूरी भर जाती है तो ये एकदम से क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर आ जाता है और इजेशन हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा ये हो गया इजेशन। तो मेनली आप अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ये, और जनरली आ ही जाता है, तो 4 या 5 स्टेप्स में डायग्राम के फॉर्म में आप इसको शो कर देंगे और एक्सप्लेनेशन के दे देंगे, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वो नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया, न्यूट्रिशन की टाइप्स हमने देख ली, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की चारों जो एक्टिविटीज थी वो हमने कर ली है, और हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ लिया है। ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे दें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी स्टूडेंट, बिल्कुल आप ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एक टॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन हम देखेंगे क्या होता है उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए आप उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूरा एक क्लास लगेगी वही टॉपिक मुझे कंप्लीट कराने में। ठीक है ना, तो बड़ा टॉपिक है, उसमें कई सारे बातचीत उसमें करनी है, कई सारे आपको इम्पॉर्टेंट चीजें उसमें बतानी है जो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप उसे बहुत ध्यान से समझें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है तो, और अगर नहीं आया है समझ में तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है आपको मैंने जैसे बताया, और शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।